क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में इंडियन आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा या ये केवल एक ओवर हाइप्ड पैनिक है जो स्टॉक मार्केट में मेहम क्रिएट कर रहा है? दिस इज बाय फार द वन क्वेश्चन जो हर कोई इन्वेस्टर पूछ रहा है। मार्केट पैनिक में है क्योंकि यूएस बेस्ड एआई कंपनी एंथ्रोपिक क्लेम कर रही है कि उनके क्लाउड कोवर्क एआई एजेंट्स लीनियर ग्रोथ मॉडल या बिलेबल आवर वर्क जैसे टास्क जो इंडियन आईटी अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सालों से करती आ रही है वो उन्हें रिप्लेस कर देगा। तो आज इस वीडियो में बिना किसी क्लटर के 3 सवाल क्लियर करेंगे। पहला, आईटी सेक्टर इतना शार्पली क्यों गिर रहा है? दूसरा, एआई के इस एरा में टीसीएस जैसी कंपनीज कैसे सरवाइव करेंगी? और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट का टाइम है या एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी का? तो दोस्तों, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मल्टीपल सेगमेंट्स में इंटरलिंक्ड है और एक भी सेगमेंट अगर आप मिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके पास इजीली पहुंचते रहें, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में जो एनालिसिस मैं दे रहा हूं वो मेरी खुद की रिसर्च पर बेस्ड है और कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईटी सेक्टर इतना शार्पली क्यों गिरा? इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल नियरली 3.11 लाख करोड़ की मार्केट कैप को लूज कर चुकी है और केवल एक हफ्ते में ही निफ्टी आईटी 12% तक करेक्ट कर चुका है जो कि उसका 10 मंथ्स लो भी है। इस करेक्शन के पीछे का पहला नैरेटिव है एआई का रिप्लेसमेंट ईरा। अब तक हमने देखा कि एआई लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन एंथ्रोपिक के क्लाउड कोवर्क ने गेम बदल दिया। ये एआई अब सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं करता बल्कि खुद ऑटोनोमस एजेंट्स की तरह पूरे टास्क कंप्लीट कर सकता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको पूरा मैथ इजीली समझ में आ जाए। अब सोचिए एक बड़ा यूएस बैंक है जिसे एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप बनवाना है। एआई एरा से पहले वो टीसीएस या इन्फोसिस के पास जाते थे, 200 इंजीनियर्स की टीम लगती थी, 12 महीने का समय लगता था और बिल बनता था 150 करोड़ रुपए। आईटी कंपनी के लिए ये प्योर रेवेन्यू था क्योंकि मॉडल बिलेबल आवर्स पर था, मतलब इन अ सिंप्लीफाइड वे जितने घंटे काम उतना पैसा। एआई के एरा में वही एआई टूल अब 60 से 70% कोड कुछ ही दिनों में लिख देता है। अब बैंक को सिर्फ 100 इंजीनियर्स और 6 महीने की जरूरत है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट, क्लाइंट्स नेगोशिएशन। क्लाइंट बोलता है अब तो काम एआई कर रहा है, मेहनत और मैन पावर कम लग रही है, तो मुझे भी 30 से 40% का डिस्काउंट दो, वरना मैं खुद ही एआई से बनवा लूंगा। रिजल्ट, उसी प्रोजेक्ट का रेवेन्यू 150 करोड़ से घटकर आ जाता है 100 करोड़ रुपए। तो सोचिए अब जब ऐसे हजारों प्रोजेक्ट एआई से बनेंगे तो पूरी इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इसी को एनालिस्ट लैंग्वेज में रेवेन्यू डिफ्लेशन कहते हैं। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है अगले 4 साल में 9 से 12% तक रेवेन्यू खत्म हो सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि अगले 1 से 2 साल में ग्रोथ से ज्यादा डिफ्लेशन का असर दिखाई देगा। अब यहाँ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम समझेंगे तो रेवेन्यू कम होगा तो मार्केट फ्यूचर अर्निंग को नीचे रिवाइज करेगा और स्टॉक प्राइस भी करेक्ट होगा ताकि पी रेशियो बैलेंस हो सके। अब आई एम श्योर इसको सुनकर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही होगी और मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या आईटी स्टॉक्स अभी और करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जेपी मॉर्गन का पर्सपेक्टिव थोड़ा कॉन्ट्ररी है। वो कहते हैं आईटी कंपनीज टेक वर्ल्ड के प्लम्बर्स हैं। एआई कोड लिख तो देगा लेकिन उस कोड को बैंक के पुराने मेसी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फिट करना, उसे सिक्योर बनाना और मेंटेन करना, ये काम बिना एक्सपर्ट इंजीनियर्स के मुमकिन नहीं है। प्लस एक नया रास्ता खुल रहा है लेगेसी मॉडर्नाइजेशन का, मतलब दुनिया भर की बड़ी कंपनीज का पुराना डेटा और कोड अब एआई के हिसाब से अपग्रेड होना है और ये काम करने के लिए उन्हें टीसीएस और इन्फोसिस जैसे रिलायबल पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू दब सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स बेहतर भी हो सकता है क्योंकि आईटी कंपनीज को अब कम लोग हायर करने पड़ेंगे। गिरावट की दूसरी बड़ी वजह है यूएस इकोनॉमी का पैराडॉक्स। इंडियन आईटी सेक्टर का 60% से ज्यादा रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। रिसेंटली यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया
जो कि उम्मीद से काफी अच्छा रहा। इसका सिंपल मतलब है कि यूएस में एम्प्लॉयमेंट मजबूत है और पिछले महीने करीब 1,30,000 नई जॉब्स ऐड हुई हैं। यहाँ थोड़ा लॉजिक समझिए, जब इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होती है तो फेड यानी यूएस फेडरल रिजर्व को डर लगता है कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का, इसलिए फेड अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने या रेट करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, यूएस की टेक कंपनीज और बैंक्स अपना आईटी स्पेंडिंग यानी केपेक्स श्रिंक कर सकते हैं, और जब यूएस के क्लाइंट्स खर्च कम करेंगे तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन आईटी कंपनीज के ऑर्डर बुक पर। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े क्वेश्चन पर, एआई के इस ईरा में टीसीएस जैसी कंपनीज कैसे सर्वाइव करेंगी। अभी जो आप टीसीएस के स्टॉक प्राइस में करेक्शन देख रहे हैं वो मार्केट की डी रेटिंग है। इस समय इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू ग्रोथ पर डाउट है, जिस वजह से कंपनी का पी रेशियो यानी वैल्यूएशन नीचे आ गया है। लेकिन इस डर के बीच हमें टीसीएस के 2 डेटा पॉइंट को देखना होगा, जिसमें पहला है ऑर्डर बुक। टीसीएस ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स में डिस्क्लोज किया है कि उनकी एआई और जनरेटिव एआई का टोटल एनुअलाइज्ड रेवेन्यू अब $1.8 बिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर से 17.3% की जंप है। ये डेटा इंटरेस्टिंग है और बताता है कि क्लाइंट की तरफ से एआई प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा डेटा पॉइंट है आर&डी और ट्रेनिंग। टीसीएस ने अब तक अपने 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को एआई टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करने का काम किया है। टेक्निकली इसका मतलब है कि कंपनी अपना ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रही है, ताकि जब एआई लेड प्रोजेक्ट्स बड़े स्केल पर आए तो उनके पास एग्जीक्यूशन के लिए मैन पावर रेडी हो। लेकिन यहाँ एक कॉशनरी फैक्ट भी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही टीसीएस का $1.8 बिलियन का रेवेन्यू बड़ा दिखे, लेकिन टीसीएस का टोटल एनुअल रेवेन्यू $29 बिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि एआई रेवेन्यू अभी उनके टोटल बिजनेस का एक बहुत छोटा हिस्सा है। एज एन इन्वेस्टर आपको 2 सिनेरियोस को बैलेंस करना होगा। पहला, द ट्रांजिशन रिस्क। क्या एआई से आने वाला नया रेवेन्यू इतना बड़ा होगा कि वो पुराने लेगेसी बिजनेस जो एआई की वजह से श्रिंक हो रहा है कि नुकसान को भर पाएगा। और दूसरा है प्राइसिंग पावर। एआई के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन क्या टीसीएस वही प्रीमियम प्राइसिंग मेंटेन कर पाएगा? अगर क्लाइंट्स एफिशिएंसी गेन का पूरा फायदा खुद रखने के लिए जोर देंगे तो टीसीएस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर प्रेशर बना रहेगा। सो टीसीएस अभी एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। वो ये देखना चाहता है कि ये 1.8 बिलियन की पाइपलाइन कब एक्चुअल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती है और इससे मार्जिन्स पर क्या असर पड़ता है। यहां एक छोटी सी प्रो टिप है। एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज का स्टॉक प्राइस नहीं देखना है, बल्कि आने वाले क्वार्टर्स में उनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय को मॉनिटर भी करना है। अगर फरवरी 2026 के नंबर्स में यह दिखता है कि एम्प्लॉय काउंट घटने के बावजूद रेवेन्यू बढ़ रहा है तो समझ सकते हैं कि टीसीएस ने एआई को मोनेटाइज करना सीख लिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग पॉइंट है एआई डील्स वेन। अब इसके बाद क्वेश्चन नेचुरली ये आता है, क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये एग्जिट का टाइम है या एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का? इसको समझने के लिए हमें उन फैक्टर्स को देखना होगा जो इन रिपोर्ट्स के पीछे की बड़ी पिक्चर है। इसमें पहला फैक्टर है इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ यानी 10,372 करोड़ एलोकेट किए हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा 10,000 प्लस जीपीयूज का ग्रिड बनाने में जाएगा। अब इसका एनालिटिकल मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आईटी कंपनीज के लिए एआई कंप्यूटिंग पावर सस्ती और एक्सेसिबल हो सकती है, जो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकती हैं। साथ ही सरकार का विजन आईटी सेक्टर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 7.5% से बढ़ाकर 10% तक ले जाने का है। टेक्निकली ये एक अग्रेसिव टारगेट है, लेकिन ये दिखाता है कि पॉलिसी लेवल पर आईटी सेक्टर को एक ग्रोथ इंजन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक कॉशनरी पॉइंट भी है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होने से काम नहीं चलेगा। आईटी कंपनीज को इस सस्ती कंप्यूटिंग पावर को प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में बदलना होगा।
अगर एग्जीक्यूशन फेल होता है तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक संक कॉस्ट बनकर रह जाएगी। तो सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि आईटी कंपनीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा कितनी तेजी से उठा पाती है। दूसरा फैक्टर है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप का। यहां आपका डिसीजन सेलेक्टिव होना चाहिए। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जायंट्स के पास इतना कैश और लेगेसी डेटा है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल जाएंगे, लेकिन स्मॉल और मिड कैप आईटी कंपनीज के लिए सावधान रहें। जो सिर्फ रूटीन कोडिंग पर जिंदा है उनके लिए एआई एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो राइट स्टॉक्स को फिल्टर करना जानते हैं। तो अब यहाँ फाइनल टेक अवे ये है कि 2026 का मार्केट अब सिर्फ सस्ता लेबर बेचने वाली कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देने वाला, बल्कि उन्हें देगा जो एआई एफिशिएंसी को मोनेटाइज कर पाएंगे। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद एक छोटा सा क्विज आपके लिए, ताकि मुझे पता चले आपने लॉजिक पकड़ा है या नहीं। सवाल है, अगर एक आईटी कंपनी अपना एम्प्लॉय काउंट कम कर रही है लेकिन उसका रेवेन्यू स्टेबल है, तो आप उसे क्या मानेंगे? ए एफिशिएंसी प्ले, बी वैल्यू ट्रैप। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं चेक करूंगा। दोस्तों, ऐसी आई ओपनिंग और डेटा बैक्ड रिपोर्ट्स तैयार करने में घंटों की मेहनत लगती है। मल्टीपल सोर्सेज की रिसर्च और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपको मार्केट की भीड़ से अलग एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव भी देना है। अगर आपको लगता है मेरी इस मेहनत से आपकी नॉलेज बढ़ी है तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट करें इस वीडियो को, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईटी स्टॉक्स को लेकर कंफ्यूज है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, नमस्कार।